बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जाबिर शाह आप लोगों के अपने प्रोग्राम सियासी अहवाल के साथ हाजिर हूँ। कोयटा शहर है, बलूचिस्तान का दारुल खिलाफा है और बलूचिस्तान का दिल है। और हम इस वक्त जिस इलाके में खड़े हैं वो है PB 42 और हल्का 263। तो नाजरीन इसमें जो कुल रजिस्टर्ड वोट है वो 4,18,279 है और इसमें मर्द जो वोटर है वो 2,34,772 है और ख़वातीन है 1,83,507। ये ख़वातीन वोटर्स है। यकीनन काफ़ी बड़ा इलाका है, इसमें कैंट भी है, शहर भी है और शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराहें भी हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जनार रोड है, यहाँ पर दुकानें हैं और जिस तरह लियाकत बाज़ार है वहाँ पे भी दुकानें हैं, लेकिन इसमें आबादी भी है साथ साथ और साथ में बड़े बड़े इलाके भी टच है, जिस तरह के मरियाबाद का थोड़ा सा हिस्सा है और इसके अलावा तोगी रोड है, शहर की दीगर अतराफ़ के इलाके हैं। और ये इलाके वो हैं जो 1935 ज़लज़ले के बाद सिर्फ 50,000 नफूस के लिए तरतीब कर दिया गया था और अब जो इसकी आबादी है वो 3 लाख से भी बल्कि 30 लाख से तजावज़ कर चुकी है। और मसले मसाइल जो हैं वो इतनी गंभीर है कि आज तक जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने ये इसके लिए नहीं सोचा कि इस कोई प्लान बनाया या कोई पॉलिसी बनाई हो कि इस शहर को दीगर इलाकों में ये जो बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र किया जाए इस शहर को और वहाँ पे आबादी को वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। ऐसा कभी भी नहीं किया, बल्कि कोयटा शहर जो है इस वक्त ज़िलज़ला जोन पे मौजूद है और यहाँ पर 1935 ज़लज़ले के बाद जो कानून तरतीब कर दिया गया उसमें 30 फुट से ज़्यादा जो बिल्डिंग्स है उसको ममानियत करार दिया गया कि इससे लंबी जो होती है मार्केट्स होती है, घर होते हैं, वो ना बनाया जाए। लेकिन माशाल्लाह इस वक्त 30 फुट तो क्या बल्कि 200 फुट 300 फुट तक ये चले गए। बहुत लंबे लंबे यानी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन चुके हैं और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर छोटा सा अगर ज़लज़ला आ जाए तो ये जो है कोयटा शहर मलियामेट होएगा, अल्लाह ना करे। और दूसरी बात यहाँ पे ये कि कोयटा शहर की जो ज़मीन है जिस जगह पे आबाद है वो ज़िलज़ला जोन पे है, इसकी प्लेटें जो है वो खाली हो चुकी है और यहाँ पे पानी जो है उसका बड़ा अलमिया ये है कि सालाना 10 सेंटीग्रेड कोयटा शहर दंस रहा है। और जितनी भी हुकूमतें आई है वोट तो लेते हैं, सब्ज़ बगात दिखाते हैं, लेकिन वोट लेके जब असम्बलियों में चले जाते हैं, वजारत हासिल करते हैं, सीट हासिल करते हैं, उसके बाद इस शहर के खैरख्वाही के लिए कोई नहीं आया कि इस शहर में जो मसले मसाइल है वो हम हल करें। और इससे पहले भी इस तरह हो चुका है कि इन्हीं सियासतदानों को मुंतखब करके असम्बलियों तक तो ले गए लेकिन कोयटा शहर को फिर भूल गए। तो अब फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये आवाम से पूछते हैं कि आवाम का क्या ऐसे कौन से मसाइल है जो हल तलब है। आइए जाबर साहब, बात तो ये है कि काफ़ी अरसे से 88 से हम लोग जो है ना वोट कास्ट कर रहे हैं और हम लोग वोट देते भी रहे, लेकिन ये वोट देने का कोई ख़ास फ़ायदा तो हुआ नहीं है। वो इसलिए ये है कि सर्दियों में गैस बिल्कुल नहीं होती और गर्मियों में बिजली नहीं होती और यही आवाम के बहुत ज़्यादा मसले हैं, गरीब आवाम के लिए यही मसले। अभी रोडों का आप देखेंगे और यहाँ से कोयटा से कराची बंदा जा ही नहीं सकता, इतनी रोडें, इतनी मतलब रोडों का तबाह हाल है, बुरा हाल है। तो ये इलेक्शन के ऊपर तो वो मतलब है वोटों के लिए तो सब चीज़ कहते हैं जी हम इंशाल्लाह आ गए तो हम जो है ना वो वोट ले लेंगे, मतलब है अपना मतलब आपके सारे मसले हल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब वो मतलब है वोटिंग हो जाती है, हार जाते, जीत जाते, उसके बाद फिर 5 साल तक वो किसी का काम होता है ना नज़र आते हैं ना ये सिस्टम होती है। इस दफ़ा की बात ये, इस इलेक्शनों की बात ये, तो हम लोग यही तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह जो है इन इलेक्शनों में ये मतलब जो भी बंदा है इस हल्के से, हमारे हल्के से जो भी मुंतखब हो, उसे उम्मीद यही करते हैं कि वो आएगा। इससे पहले जितने भी मसले ज़ाहिर है वो भी इलेक्शन में खड़े, उनको पता है कि मतलब शहर के क्या मसले हैं, देहात के क्या मसले, लोगों के क्या मसले हैं और उसमें क्या हमने करना है क्या नहीं करना है। इस दफ़ा उम्मीद यही करते हैं कि जो इस हल्के से मुंतखब होकर आए वो आवाम के जितने भी मसले मसाइल हैं उन पर वो रोशनी डालेंगे। इंशाल्लाह इनके जो मसले वो कम करेंगे, गरीब आवाम का काम करेंगे ताकि आइंदा भी वो इन हल्कों से, इस हल्के से जो मुंतखब होते रहे। इस दफ़ा इलेक्शन की यही बात है, अगर वो ना आए तो फिर जाहिर है कि आइंदा भी जो है ना वोट का वो न सोचें, क्योंकि ये आखिरी चांस है कि तकरीबन ये 30-40 साल से हम लोग वोट दे रहे हैं लेकिन खा उनका कोई हल निकला नहीं है। इंशाल्लाह इस दफ़ा यही उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल गनी शहजाद। गनी साहब ये बताएं कि इस हल्के में ऐसे कौन से मसाइल है जो हल तलब है और जिनको हम वोट देते हैं उनको क्या करना चाहिए? सर यहाँ पे कोयटा तो मसाइल हिस्सान है, आपको पता है कि सबसे बड़ा मसला गैस का है, बिजली का है, पानी कोयटा में नहीं है।
पैसों से पानी मिलता है, लेकिन आम जो है सीवरेज सिस्टम हमारा फैल है, सफाई का बड़ा मसला है, तालीम और हर शोबे जितने भी है वो सारे तबाह है सर। तमाम मसाइल जो है वो तवज्जो तलब है। तो क्या समझते हैं लोग क्या उम्मीदें रखते हैं? मिसाल आप वोट दे रहे हैं, क्या उम्मीद है आपका? तो हमारी उम्मीद ये है कि अच्छे कैंडिडेट सामने आ जाए, ये जो पिछली जो गलतियां हैं वो दोहराई ना जाए, ऐसे कैंडिडेटों के वाकई तो कोयटा के नुमाइंदे हो, वो काम करे, आवाज़ उठाए, हर फोरम पे आवाज़ उठाए, आवाम के मसाइल हल करने के लिए जद्दोजहद करे। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि इस तरह कैंडिडेट्स हो जो इस शहर के लिए, आवाम के लिए काम करे। नाजरीन, अभी हमारे साथ एक हाजी साहब खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, आपका नाम? मेरा नाम है सैफुल्ला। सैफुल्लाह साहब, ये बताएं, इस वक्त हम इस शहर में खड़े हैं और इस हलके में ऐसा कौन से मसाइल हैं जो हल तलब है और जिनको आप वोट देने जा रहे हैं, उनसे क्या उम्मीदें हैं? इधर तो गैस का कमी है, पानी का कमी है, सारे लोगों का जो है वो मामले ख़राब है, महंगाई तो ऑलरेडी ऊपर है और हम लोगों का वोट दे रहा हूँ, लेकिन ये मालूम नहीं है जो हम लोगों को कोई सहूलत मिलता ही नहीं। जो जिसको वोट दे वो अपने रास्ते पर जा रहे, हम फिर दोबारा नहीं आता है। हम लोगों को फिर खाली पर्ची के दिन जो है वो उसको पता है, आगे कोई कारोबार का उसका पता नहीं। अच्छा, यानी वोट के दिन उनको पता है और वो खड़ा होगा। बिल्कुल, अभी इसके बाद कोई नहीं, कोई जानता है, न कोई मसाइल बताए, न कोई गैस का, न कोई पानी का, न कोई मुलाजमत का, किसी किस्म का कोई खबर नहीं है। अच्छा, उनके लिए क्या पैगाम है? जो सब्ज बागात दिखा रहे हैं आजकल, घरों में जाके वो सब्ज बागात दिखाते हैं अपनी कैंपेन में, उनके लिए क्या पैगाम होगा? बस इसके लिए कि यही पैगाम है कि गरीब लोग के साथ ताउन हो जाए। जो गरीब अभी भी सारा पिसा हुआ गरीब लोग है, बड़ी लोग जो है वो अपना मुनाफा डाल देंगे, जो कारोबारी होता है वो जो हर बड़े लोग जो है वो अपना ऊपर जा रहे, गरीब लोग जो है नीचे जा रहे। मैं वो आपको क्या बताऊं, सारा मामला गला हुआ है, सारा मामला खराब है, मैं क्या बताऊं। हम लोगों के पाकिस्तान में इंसाफ नहीं अवाम में है, न कैंडिडेट में है, न गवर्नमेंट में है, बस मामला खत्म। सुन लिया, इंसाफ नहीं है हमारे शहर में। यकीनन इंसाफ होना चाहिए और यहाँ के जो लोग हैं यकीनन इस वक्त ये उम्मीद रखते हैं कि जिनको हम मुंतखब करने जा रहे हैं वो हमारे लिए काम करेंगे। आइए चल नाजरीन, इस वक्त यहाँ पर काफ़ी सारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद खान। मोहम्मद खान साहब, ये बताएं कि इस वक्त इस इलाके के ऐसे कौन से मसाइल है जो हल तलब हैं? यार मसाइल دون ډیر دي مسایل چې په دا یو کوټه کې زه یم د کلاشپلا مشوره وه چې هغه درس کال ګورمنټ ملاواسي کړی دی، په درس کال کې د څلور نو کار نه دی کړی، درس کال د ګورمنټ وکړي واسي په کلاشپلا کې د څلور نو کار نه دی کړی. شراتر چې دلته په کوټه کې د راسه اوبه نشته، اوبه د اوبو سختره د اوبه نشته، بجلی نشته، د ګیس بلان دی ګیس کنه چلوم بلان را روان دي شراتر چې شل زره در زر په بیل سوی که بجلی نه ویم یا شل زره در زر په بیل سولی کم شي یو شي نشته سر په کوټه کې هم الله دونه خراب روان دي، هم د بجلی هم د ګیس هم د اوبو هم ریړی والا خپل راچلی، د کپړې والا خپل راچلی، پرچون والا خپل راچلی، هر شي دا تراس وي سکر سره تروستره او بات تو ایسے ہے کہ جو گورنمنٹ پہلے گزر گیا اب تو نگران سیٹ اپ ہے، ان کا تو اختیارات کوئی بھی نہیں ہے، سمجھ میں آئے گی مسائل تو آج کل ایسے ہے کہ بلوچستان تو ایسے ہی مسائل کے فیکٹری بنا ہوا ہے، تو بس اللہ پاک فضل کرے. ابھی آنے والے جو الیکشن ہو رہے ہیں ان کے انتظار پر ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو نئے جو منتخب آئے گا، جو بھی شخص منتخب ہو گیا تو اگلے اس سیٹ اپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ مہربان ہے. تو مسائل تو بہت ہے، ہر ایک جو ہے دو چار ہے، ہر ایک پریشان ہے. ناظرین، اس وقت ہم کوئٹہ شہر کے جناح روڈ پہ کھڑے ہیں اور میرے ساتھ ایک بھائی کھڑا ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد شفیع نام ہے سر. شفیع صاحب، یہ بتائیں اس حلقے کے جو مسائل ہے وہ کیا ہے، اگر آپ بتائیں، اور ساتھ میں جو یہاں سے امیدواران کھڑے ہیں
इलेक्शन की, क्या उम्मीदें हैं उनसे? असल बात यह है सर कि कोयटा सिटी के जो बेसिक मसाइल हैं वो यहाँ पे मेन जो बड़ा मसला है वो सीवरेज का है सर। सीवरेज है। दूसरी बात यह है कि दूसरा जो मसला है वो सफाई का है। यहाँ पे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ना सर, यहाँ जब हम देखते हैं कि पूरे सिटी में बिल्कुल कचरे पड़े हुए हैं सर। ये दूसरा मसला है कि सफाई बहुत अहम मसला है। तीसरा मसला जो है अवेयरनेस का है कि यहाँ पे जो दुकानदार है या मकसद यहाँ पे जो रहायशी जगह लोग रहते हैं उनमें अवेयरनेस की कमी है ना सर, कि जो सफाई का खास ख्याल नहीं रखते हैं। और असल बात यह है कि ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि वो इन लोगों को अवेयर करे, इनको शऊर दे। जो करोड़ों रुपए के जो दुकानें हैं, घरें हैं सर, वो अपने घरों के जो फ्रंट है उसको साफ करे, अपनी दुकानों के साफ करे। थोड़ा इसको इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। ये इंस्ट्रक्शन जो है ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। वेलकम बैक नाजरीन, सियासी अहवाल के साथ हम हाजिर हैं और हल्का है क्वेटा शहर का PB 42 और NA 263। तो इस वक्त मेरे साथ एक शख्सियत खड़े, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका पूरा नाम? अलाउद्दीन काकड़। काकड़ साहब, ये बताएं इस हल्के का जो मेन जो मसले हैं वो क्या हैं? सर, इसके हल्के के मेन मसले तो ये हैं, एक तो सीवरेज का निज़ाम है जो दरम बरम है, हर जगह नालियाँ उभर कर आई हुई है। और दूसरी बात यह है कि सफाई का फुकदान है, जिस तरह सफाई होनी चाहिए उस तरह सफाई नहीं है। और तीसरा जो है यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है, सही निज़ाम बिल्कुल नहीं है ट्रैफिक के हवाले से। तो मैं ये आला हुकाम से ये कहना चाहूँगा, जैसे इस्लामाबाद में, कराची में ट्रैफिक का एक अच्छा निज़ाम है, वो निज़ाम यहाँ पे राइज किया जाए। और मुख्तलिफ़ चौकों पे जो है रश होता है आधा आधा घंटा, कहीं देर से गाड़ियाँ जो है खड़ी रहती है, ट्रैफिक जाम होता है। उसकी असल वजह यह है कि यहाँ पे जो है ना जो है पुल के फ्लाईओवर जो है उसके कुछ ख़ास वो नहीं है। जो अहम जगहों में जैसे गवर्नमेंटी चौक है, खैजी चौक है, वहाँ घंटों ट्रैफिक जाम हो जाती है। इसी तरह जो है सरियाब रोड में काफ़ी ऐसी जगह हैं जो ट्रैफिक इस हल्के की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये जिनाह रोड है, कंधारी बाज़ार है, कैंट है, ये इन इलाकों की। हाँ, यहाँ पे भी क्योंकि शहर का दिल है, कंधारी बाज़ार है, लियाकत बाज़ार है, प्रिंस रोड है। अगर मैं कहता हूँ कोई सफाई का निज़ाम अच्छा हो, मेट्रोपॉलिटन इस पर थोड़ा सा तवज्जो दें, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो हमारे जो झाड़ू लगाते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन के वो है अखर्ज हैं, या यहाँ पे जो नौकरियाँ हैं उनकी सफाई करने वाले हैं, वो अगर 20 की कंधारी बाज़ार लियाकत बाज़ार में 20 बंदों की ड्यूटी होती है तो मुश्किल 2 बंदे ड्यूटी देते हैं। और उनके जो हेड होते हैं वो उनसे मिले होते हैं, वो जो है अपने घरों में बैठकर आधी तनख्वाह खुद मज़े लुटाते हैं। आने वाले उम्मीदवारों से क्या उम्मीदें वाबस्ता है? इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले उम्मीदवारों से, उम्मीद ये है कि यहाँ पहले आदवार में बाप पार्टी भी अपना टाइम ओवर जो है कर चुकी है, इसी तरह जो है न्यू लीग भी कर चुकी है। अब हम कहते हैं कि बलूचिस्तान जो है नए चेहरे आ जाएं, ठीक है, सही है। उम्मीद है नए चेहरे आएंगे, वो इस परसुदा निज़ाम को जो है मूव करेंगे और यहाँ नए तर्ज के जो है जदीद तर्ज के जो है मिशनरियाँ होनी चाहिए, क्योंकि फंड तो बहुत है लेकिन वो खुर्द बुर्द हो जाते हैं। अगर
صحیح امیدوار آئیں, اس پہ توجہ دیں, اور ہمارے بلدیات منسٹر اچھے مخلص انسان ہوں گے, نئے چہرے ہوں گے, تو مجھے امید ہے کہ یہاں پہ بھی جیسا آپ کو دبئی طرز کا جو ہے یہاں پہ صفائی ملے گی, یہاں پہ ماحول ملے گا, یہاں پہ قانون ملے گا, یہاں پہ ٹریفک کا نظام اور پولیس کا نظام ہمارے سارے سدھر جائیں گے. تھینک یو. بڑی مہربانی نوازش. آپ نے کاکڑ صاحب کی باتیں بھی سنی. یقیناً اس وقت کوئٹہ شہر کی جو آبادی ہے وہ 30 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے, اور کوئٹہ شہر چھوٹا سا ایک شہر ہے لیکن آبادی اس کی بڑھ چکی ہے, جس کی وجہ سے مسائل جو ہے وہ دن بدن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا حل کوئی نہیں ہے. اب جو بھی حکومت آتی ہے کوئٹہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو ہے فنڈنگ ہوتی ہے, لیکن وہ نہ جانے وہ پیسے کہاں پہ خرچ ہوتے ہیں. اگر صحیح معنوں میں کوئٹہ شہر کے اوپر جو پیسے ان کے لیے مختص کیے جاتے ہیں اگر وہ صحیح حقیقی معنوں میں اس شہر کے اوپر لگ جائے تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ لٹل پیرس, جیسے کہ پرانے دور میں بھی اس کو لٹل پیرس ہی کہا جاتا تھا, وہ مشہور تھا اس نام سے کیونکہ خوبصورت شہر تھا, صاف ستھرا تھا. آج کل جو ہے وہ کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے اور عوام پریشان ہے, پانی کا فقدان ہے, بجلی کا فقدان ہے, گیس کا فقدان ہے. تو حکومت نے ایسا کوئی پلان نہیں بنایا کوئٹہ شہر کے لیے, جو کہ بلوچستان کا دل ہے. یہاں پہ وزیر اعلیٰ بلوچستان, گورنر بلوچستان, آئی جی پولیس بلوچستان, آئی جی ایف سی بلوچستان, کور کمانڈر بلوچستان, وہ یہاں پہ موجود ہے, لیکن پھر بھی چراغ تلے اندھیرا. آئیے دوسروں سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں. جی وقت دینے کا شکریہ. بالکل یہاں کے جو سابق نمائندے تھے ان کی جانب سے یہاں پہ خاطر خواہ ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوئے ہیں. آج بھی ہم جب کوئٹہ کے شہر کا رخ کرتے ہیں کسی بھی جگہ میں اگر تھوڑا بارش ہو جائے تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. یہاں پہ انفراسٹرکچر کا نظام بالکل تباہ حالی کا شکار ہے. کوئٹہ پیکیج کے تحت تو بہت سارے کام ہوئے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں جو کام ہونے تھے وہ نہیں ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ حماد علی. حماد علی, کیا کہیں گے اس حلقے کے حوالے سے؟ جی میں اس حلقے کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ یہاں کے جو مسائل 2018 میں تھے, 2018 کے عام انتخابات میں جو امیدواران تھے یہاں سے جیتنے سے قبل انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم جتنے مسائل ہیں وہ حل کریں گے, لیکن یہاں کی جو مسائل ہیں وہ جوں کے توں ہیں ابھی تک. یہاں کی ٹوٹل کل آبادی کی اگر بات کریں تو 4,18,000 کے قریب یہاں پر ووٹرز کی تعداد ہے, لیکن یہاں پہ ہم ان کو ووٹیں دیتے ہیں. یہاں سے NA-263 سے گزشتہ بار جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے قاسم خان سوری جیتے تھے, لیکن انہوں نے جو ہے حلقے کی عوام کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ہم سمجھے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو گئے ہیں. یہاں پر اگر ہم تحفظات اور خدشات ظاہر کرتے ہیں تو یہ لوگ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں بس روڈوں پہ یہ لوگ میڈیا نمائندوں کے آگے صرف باتیں کرتے ہیں. ہم صرف باتوں کی حد تک نہیں. آپ اگر بات کریں کوئٹہ شہر کی تو کوئٹہ شہر میں اس وقت اس حلقے کی اگر بات کریں تو 8 سے 9 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. لوگ کہاں جائیں؟ ابھی سردی کی اتنی شدت ہے, آپ دیکھ رہے ہیں سردی کی شدت کی وجہ سے گیس پریشر کی کمی ہے اتنی زیادہ, ہمیں کافی مشکلات کا سامنا ہے. پھر اسی کے ساتھ اگر پانی, ٹینکر مافیاز کے راج ہیں. یہاں پر جو MD واسا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم پانی فراہم کرتے ہیں, لیکن پانی جو ہے آپ اگر اندازہ لگائیں جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو ہے صاف پانی پینے کے لیے اور روڈوں کے لیے جو ہے تقریباً یہاں پہ 7 ارب روپے دیے گئے تھے, لیکن وہ پانی کہاں گیا؟ کرپشن کی نظر ہو گیا. یہاں تو کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے گیس کے حوالے سے یا بجلی کے حوالے سے. 75 سالوں میں یہی مسئلہ آ رہا ہے, گیس, بجلی, روڈ سارا وہی جو پہلے بنا ہوا تھا ابھی تک وہی سسٹم ہے, وہی حال ہے شہر کا. جی بڑی مہربانی. یقیناً ناظرین 1935 کا جب زلزلہ ہوا تو یہ کوئٹہ شہر جو تھا یہ ملیا میٹ ہو چکا تھا. پھر انگریزوں نے اس کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے 50,000 نفوس کا اندازہ رکھا اور اس شہر کو 50,000 نفوس کے لیے ترتیب کر دیا گیا. اس کی سڑکیں, اس کے نالے اور اس کا پورا سسٹم جو ہے اس حساب سے انہوں نے بنا دیا. لیکن اس وقت آبادی جو ہے وہ 30 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے, اور ہماری ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ جی کوئٹہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو فنڈ دیے جاتے ہیں وہ نہ جانے کہاں پہ خرچ ہوتے ہیں. کوئی ڈیولپمنٹ شہر میں نظر نہیں آ رہا ہے. وہی سڑکیں ہیں جو 1935 زلزلے کے بعد دوبارہ تعمیر کیے گئے, نالے وغیرہ سارے وہی پرانے, لیکن آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے جس سے مختلف مسائل جنم لے چکے ہیں. آئیے دوسروں سے بات کرتے ہیں کیا کہنا ہے.
नाज़रीन, आपने लोगों की बातें सुनी। यकीनन इस वक्त कोयटा शहर जो बलूचिस्तान का दिल है और जिस हल्के की हमने बात की 263, यकीनन ये भी कोयटा शहर के फिर अंदर इलाके हैं जिसमें कैंट भी आता है, पोश इलाका है और डेवलप इलाका है, और फिर भी यहाँ पर लोगों की शिकायतें आपने सुनी। अब इस वक्त मेरे साथ हमारी कोयटा की सीनियर सहाफ़ी बुशरा साहिबा मेरे साथ खड़ी हैं। इनसे बात करते हैं कि इनका क्या राय है और इनका क्या कहना है। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बुशरा, ये बताएं कि आवाम ने जिस तरह अभी हमें बताया कि जी हम वोट देते हैं उस नीयत से कि जो नुमाइंदगान है वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, बल्कि आसानियों की जगह पर हम हर साल जो है इसके लिए वोट देते हैं और वो हमारे मसले आज तक हल नहीं हुए, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल। तो आपकी नज़र में ऐसे कौन से मसाइल है जो नुमाइंदगान इस वक्त इलेक्शन के लिए खड़े हैं, उम्मीदवारान, वो आवाम के लिए वो इकदाम करे जिससे आवाम के मसाइल हल हो सकें? ऐसे क्या होगा? देखें जाबिर, इस वक्त मैं खुद भी इलेक्शन से मुतल्लिक मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे कर रही हूँ और लोगों की तरफ से जो हम देख रहे हैं गिले शिकवे नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल हक बजानिब हैं। हम नहीं कह सकते कि लोग कोई नाजायज़ डिमांड कर रहे हैं। इस वक्त जो उम्मीदवार लोगों के घरों पे जा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, तो उनको बड़े दिलासे दिए जाते हैं कि जी हम आपके इलाकों के मसाइल हल करेंगे। और काफ़ी हद तक हमने देखा कि जब कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे तब भी जो ये उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं किसी इलाके में काम करते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन वो काम ऐसा था कि उनको तिफल तसल्लियाँ देने वाला काम था। अब एक बारिश होगी कोयटा में तो सारी तिफल तसल्लियाँ जो है वो आपको रोडों पर उभरती हुई नज़र आने लगेंगी कि सारा रोड आपका जो है वो बजरी की सूरत इख्तियार कर जाएगा, टूट फूट का शिकार हो जाएगा। लेकिन यह है कि अब आप देखें छोटे छोटे मसाइल हैं लोगों के। ये ऐसा इलाका है, शायद लोग समझते हैं कि कोयटा ये रेड जोन की हद तक है और बाहर से आने वालों को कोयटा भी यही दिखाया जाता है। कोयटा के उन इलाकों में दिखाया जाए ना, ले जाके उनको विजिट करवाया जाए कि जहाँ पर लोग किस मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या लोगों का बुनियादी हक नहीं कि उन्हें गैस मिले? क्या उनका बुनियादी हक नहीं कि एक पानी का पाइप जो उनके घर तक आ रहा है उसमें पानी भी आए? इन इलाकों में पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। अब वासा वाले कहते हैं कि जी इस इलाके में पानी ख़त्म हो गया। पानी ख़त्म हो गया तो ये टैंकर माफिया तो अपना साथ ही वासा के दफ्तर के साथ अपना एक क्या कहना चाहिए सिस्टम लगा कर बैठी होती, तो वो कहाँ से पानी ला रही है? इसका मतलब है इनकी मिली भगत है। तो जब हमारा वासा का कोई भी MPA वहाँ से मुंतखब होकर आता है और उसके बाद वासा का वजीर बनता है तो क्या वो जाकर नहीं पूछ सकता? उस वक्त तो बस वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि इस टाइम तो वो नज़र आते हैं कि जी हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें सोशल मीडिया पर भी दिखाया जाए कि हम लोगों के पास जा रहे हैं, हमें मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखाए कि हम लोगों के दर पे जा रहे हैं। तो उस टाइम क्यों दर पे नजर नहीं आते जिस टाइम लोग मसाइल का शिकार होते हैं? कहीं पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। आप देखें कि स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों की इस कदर बहुतात है कि वो लोग उनसे परेशान है। जगह जगह कचरे, नालियां टूटी हुई हैं, सड़कों का बुरा हाल है। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कोई भी MPA या MNA अगर किसी इलाके से वोट लेकर मुंतखब होकर आता है तो उसे बजट मिलता है। अगर वो उस बजट का 25% भी किसी इलाके की डेवलपमेंट पे लगा दे तो मेरे ख्याल में अगर वो अगली दफ़ा भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है या लोग उसे खड़ा करना चाहते हैं तो फिर वो लाजमी बात है अगर काम ना होता हुआ नजर आएगा और मेरे इलाके का दोबारा से वही शख्स इलेक्शन में खड़ा होता है तो मेरी ख्वाहिश होगी कि यार मैं तो इसी को वोट दूं। आज अगर इसने 25% उस बजट का लगाया है तो अगली दफा आकर मजीद 25% लगाएगा तो मेरा इलाका जो है वो मुख्तलिफ हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए इस वक्त जो लोग खड़े हैं यहाँ पर इलेक्शन के लिए उम्मीदवार है तो क्या देखती हैं कि वो आने वाले दिनों में आवाम की उमंगों पे पूरा उतरेंगी? हरगिज नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो पहले जो जीत कर आए उन्होंने भी कुछ नहीं ऐसा कुछ खास किया। चंद एक लोग हैं जिन्होंने छोटे मोटे, वो भी जिस इलाके में उनका घर है उस इलाके में, ताकि अगर हम जब 5 साल मुकम्मल करने के बाद अगर हम दोबारा इलेक्शन में नहीं खड़े होते या दोबारा नहीं जीतते और हम अपनी गाड़ी में लैंड क्रूजर में गुजरे इस इलाके से तो लोग हमें पत्थर ना मारें, हमें टमाटर ना मारें, हमें गालियाँ ना दें, हमें बुरा भला ना कहें। सिर्फ अपने घर के आसपास अपने इलाकों को जो है वो थोड़ा बहुत काम करके बराबर कर लेते हैं। वोट लेने के लिए उनके हलके में जितने इलाके आ रहे हैं वो सारे इलाके शामिल होते हैं। उन तमाम इलाकों का हक बनता है जहां से आपने वोट लिया वहां पर काम करें, लेकिन अफसोस के साथ ऐसा नहीं होता। तो अभी भी मुझे कोई ऐसी उम्मीद तो नजर नहीं आती कि ये वोट लेने वाले जो हैं वोट लेने के बाद हमें नजर आएंगे। आपको तो असेंबलियों में नजर नहीं आते। जब आप देखें असेंबलियों के सेशंस में यही होता है कोरम पूरा नहीं है, कोरम पूरा नहीं है। भाई आप कहाँ हैं? आप आएँ, आप कोरम पूरा करें, असेंबलियों में फेस करें, आप आएँ, लोगों के मसाइल असेंबलियों में उठाएं, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं करते। जो कोरम पूरा नहीं करते
وہ آپ کو لوگوں سے ملتے ہوئے روڈوں پر نظر آئیں گے, ان کے مسائل سنتے ہوئے نظر آئیں گے. آج آپ ان کے گھروں میں جائیں تو بڑی بڑی اپنے بیٹھکوں میں بٹھایا ہوا ہے لوگوں کو, ان کے مسائل وہاں پر سن رہے ہیں, کتابوں کاپیوں میں لکھ رہے ہیں, لیکن وہ صفحات پر لکھ کر وہ صفحات بند کر کے ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے جیتنے کے بعد. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کوئی ایک ایسا ایم پی اے ایم این اے جس نے جیتنے کے بعد اپنے گھر میں اسی طرح سے لوگوں کو بلایا ہو, ان کے مسائل سنے ہوں اور ان کے مسائل کو حل کیا ہو. ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی نوازش. آپ نے بشرا صاحبہ کی باتیں سنی, ہماری سینئر جرنلسٹ ہے کوئٹہ کی. یقیناً اس وقت اگر دیکھا جائے جو لوگوں کی ہم نے باتیں سنی, یقیناً اکثر علاقوں میں دیکھا بھی جاتا ہے کہ جو امیدواران ہیں الیکشن کے لیے کھڑے ہیں, اکثر ان لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جب ان کے پاس سیٹ ہوتا ہے, وزارت ہوتی ہے, تو فرعون بنے پھرتے ہیں. لیکن اور لوگوں کے گھروں میں جب جاتے ہیں تو ان کی بیٹھکوں میں قالین کے اوپر جوتوں کے ساتھ, بوٹ کے ساتھ جو ہے نا اس قالینوں کے اوپر چلے جاتے ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ جو ہے اس وقت چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ بھی چوم رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ میں جو ہے نا کسی کے گھر میں جب جاتے تو اپنے جوتے پہلے اتار دیتے ہیں اور تھوڑا بہت جو ہے نا ویسے بغیر جوتوں کی بھی جا رہے ہوتے ہیں اور اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور طرح طرح کے سبز باغات دکھاتے ہیں. لیکن المیہ ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ہم تو ووٹ دے دیتے ہیں, عوام ووٹ دے دیتی ہے, لیکن مسئلہ پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جب اسمبلیوں میں جاتے ہیں اور ٹھنڈے ایئر کنڈیشنز میں بیٹھتے ہیں اور بلیک شیشوں والی گاڑیوں میں جب بیٹھ جاتے ہیں تو عوام کے ساتھ جو کیے ہوئے وعدے ہوتے ہیں وہ پھر ان لوگوں کو نظر نہیں آتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں. اور یقیناً ہمارے جو کوئٹہ اور کوئٹہ کی جو مضافات ہے ان علاقوں میں اس وقت شدید سردی ہے اور گیس جو ہے وہ غائب ہے. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تقریباً 1952 میں جب سوئی میں جب گیس پیدا ہوئی اس کے بعد جو ہے اس وقت بھی بلوچستان کے 19 اضلاع جو ہے وہ مکمل طور پر وہاں پر گیس کا نام و نشان تک نہیں ہے. باقی کوئٹہ شہر جو ہے بلوچستان کا دارالخلافہ ہے, یہاں مین شہر میں بھی یہ مسئلے مسائل جو ہے یہ عرصہ دراز سے پڑے ہوئے ہیں. جو بھی حکومت آئی ہے الیکشن سے پہلے سبز باغات دکھاتے ہیں اور جب جیت جاتے ہیں وزارتیں حاصل کر لیتی ہیں پھر عوام کو بھول جاتی ہے. تو یقیناً اس دفعہ آنے والے لوگوں سے یہ امید رکھی جاتی ہے کہ یہ لوگ جب آئیں گے تو انشاءاللہ بلوچستان خصوصاً کوئٹہ شہر کے لوگوں کی جو مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر غور فکر کر کے ان کے مسائل حل کریں گے. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں کسی اور حلقے اور اہنے کے ساتھ آؤں گا. تب تک مجھ جابر شاہ اور میرے ساتھ پوری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ اور دعا میں ضرور یاد رکھ لیجیے.